दोस्तों, हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और इस चीज का एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मुझे कोरोना हुआ। कोरोना के समय में जब मेरी हालत बहुत खराब थी, तब मुझे हॉस्पिटल में इमीडिएट एडमिशन चाहिए था। लेकिन मैं जिस किसी भी हॉस्पिटल में जा रहा था, मुझे एक चीज कॉमनली बताई गई कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो पहले आपको 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करना होगा। और उस समय मुझे ये बात बहुत क्लियर होगी कि अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सही होनी चाहिए, वरना शायद मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। और तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। दोस्तों, आप सुन रहे हर्षवर्धन पडोले को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। तो चलिए सुनते आज की कहानी। आज की कहानी मैं आपके लिए लाया हूं फाइनेंशियल प्रूडेंस पर, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत लोग बचपन में अवॉइड कर देते हैं, जिसके वजह से जिंदगी में उनको बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। हमारे बहुत सारे रीजनल कल्चर्स में ऐसी मान्यता है कि बच्चों के सामने पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों को पैसे में इतने जल्दी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप दुनियादारी की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सामने जाके फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को पैसे का इंपॉर्टेंस कैसे समझाया जाए। तो चलिए सुनते आज की कहानी। आज की कहानी के हमारे नायक है आशीष। आशीष एक हैप्पीली मैरिड मैन था जिसके 4 बच्चे थे। उसको 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी, और सारे बच्चों के अंदर 1 से 2 साल का डिफरेंस था। आशीष जब भी ऑफिस से वापस आता था तो देखता था कि बच्चे कभी पढ़ाई कर रहे तो कभी खेल रहे। एक दिन ऐसे ही उनका खेल चल रहा था तो आशीष उनके बाजू में बैठा। बच्चे खेल रहे थे मोनोपोली का खेल, जिसको हम इंडियन पार्लेंस में बिजनेस गेम भी कहते हैं। चारों बच्चे मिलकर खेल रहे थे और चारों बच्चे एंजॉय करते हुए उस खेल को खेल रहे थे। दोस्तों, जिन लोगों को मोनोपोली के बारे में नहीं पता या बिजनेस गेम के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये गेम खेला कैसे जाता है। बिजनेस या मोनोपोली एक बोर्ड गेम है और बोर्ड पर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, और हर ब्लॉक्स पे कुछ शहरों का नाम लिखा होगा, कुछ जगहों का नाम लिखा होगा, कुछ बिजनेसेस का नाम लिखा होगा, और इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। बच्चों को पैसा देकर उन जगहों को खरीदना है, उन एसेट्स को खरीदना होता है। उन एसेट्स पर वो चाहे तो होटल भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, या बहुत सारी डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, जिसके लिए उनको रेंट मिल सकता है। तो जब भी कोई खिलाड़ी ऐसी जगह पर आता है जो किसी और खिलाड़ी ने खरीद लिया है, उसको उस जगह पर आने का रेंट देना होता है, उसको वहां पर पैसा खर्च करना होता है। तो जब गेम शुरू होता है तो सारे खिलाड़ियों को लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। उस मनी को खिलाड़ियों को यूज करना है कुछ चीज खरीदने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, रेंटल इनकम कमाने के लिए, और एंड में वो आदमी जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, और जिसका पैसा खत्म हो जाएगा वो बैंकरप्ट डिक्लेयर करके गेम से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है बिजनेस का गेम, मोनोपोली का गेम। तो एक दिन जब बच्चे मोनोपोली का गेम खेल रहे थे तो आशीष उनके साथ आकर बैठ गया, और उसने देखा कि बच्चे वो गेम उस तरह से नहीं खेल रहे जिस तरह से उसको खेलना चाहिए। ये गेम बेसिकली कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन वो लोग कॉपरेशन के साथ इस गेम को खेल रहे थे। आशीष देख रहा था कि किस तरह से जब भी कोई खिलाड़ी बैंकरप्ट हो जाता था, उसके भाई बहन उसको थोड़ा सा पैसा लेंड कर देते थे ताकि वो गेम में टिके रहे। जब उसने बच्चों को कहा कि बच्चों, इस तरह से तो ये गेम नहीं खेला जाता, इस तरह से तो कोई बैंकरप्ट होगा ही नहीं और कोई कभी जीतेगा ही नहीं, तो बच्चों ने हंसते हुए उसको आंसर दिया कि हम कंपटीशन की तरह इस गेम को खेल ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं ताकि हमको मजा आए और सारे भाई बहन इस गेम में टिके रहे। ये बात सुनकर आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वहां से उठा और किचन की तरफ चल पड़ा और वाइफ को जाकर बताया कि किस तरह से बच्चे गेम खेल रहे हैं और इस बात से वो कितना खुश है कि बच्चे कॉपरेट कर रहे हैं। उसकी वाइफ हंसती और कहती है, हाँ, ये बहुत कॉपरेशन से खेल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इनका एक पहलू है। अभी अगर आप इनके सामने कुछ मतलब की चीज रख देंगे, कुछ ऐसी चीज रख देंगे जो किसी तरह का रिवॉर्ड होगा, जो बहुत लिमिटेड होगा और हर किसी को नहीं मिलेगा, तो इन सबके नेचर बदल जाएंगे। आशीष ये बात सुनता है और सोच में पड़ जाता है, और आशीष डिसाइड करता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। अगले दिन जब आशीष ऑफिस से निकलता है तो सीधा बैंक जाता है और वहां से 20,000 रुपए का कैश निकाल ले आता है। वो नोट कुछ इस तरह से लाता है कि उसमें हर तरह के डिनोमिनेशन के नोट्स हो। आज जब वो घर आता है तो चारों बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि बच्चों, मैं चाहता हूं कि आज तुम फिर से एक बार मोनोपोली का गेम खेलो, फिर से एक बार बिजनेस का गेम खेलो, लेकिन रूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। इस बार मैं तुम सबको रियल पैसा दूंगा और हर एक को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। रियल कैश की बात सुनकर बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनको पैसा हैंडल करने का बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, और जब उनको पता चलता है कि उनको रियल कैश मिलने वाला है तो खुश हो जाता है। आशीष बच्चों को कहता है कि आज तुमको जीतने के लिए खेलना है। जो भी बच्चा बैंकरप्ट हो जाएगा वो गेम से बाहर हो जाएगा, और जो भी बच्चा जीतेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे, उसको मैं रिवॉर्ड करूंगा 1,000 रुपए से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी बच्चा इस गेम को जीतेगा उसको उसकी पसंद का एक नया खिलौना भी दिया जाएगा। जैसे ही बच्चे बात सुनते हैं, बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से रियलिस्टिकली उन्होंने गेम कभी खेला नहीं था। हर किसी को उम्मीद होती है कि वो जीतेगा, 1,000 रुपए का रिवॉर्ड कमाएगा और एक खिलौना भी पाएगा, और खेल शुरू हो जाता है।
आशीष और उसकी वाइफ बच्चों को आज क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बच्चों के नेचर में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है। आज हर कोई कॉम्पिटिटिवली खेल रहा है। कल तक जो लोग कैजुअली खेलते थे, जो भी उनके रास्ते में आता था उस चीज को खरीद लेते थे, आज वो उस तरह से नहीं खेल रहे। आज बच्चे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आज बच्चे ये सोच रहे हैं कि कहां पर इन्वेस्ट करने से मुझे ज्यादा फायदा होगा, कहां पर इन्वेस्ट करने से मेरा पैसा बढ़ेगा। जब कोई बच्चा बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है, आज कोई भी उसको बचाने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि कितने जल्दी इसको गेम से बाहर किया जाए ताकि एक खिलाड़ी कम हो सके। खेल को मात्र 10 मिनट हुए थे कि जो सबसे छोटी लड़की थी वो इस बार बैंकरप्ट हो गई। उसने अपने भाई बहनों से कहा कि मुझे थोड़े से पैसे लेंड किए जाए ताकि मैं और कुछ देर खेल सकूं, लेकिन सबने आउटराइट मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट करती रही, तो बड़े भाई को लगा कि चलो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, और उसने अपने हिस्से के 300 रुपए निकालकर उस लड़की को दे दिए। गेम फिर कुछ देर चला और फिर से वो लड़की बैंकरप्ट हो गई। इस बार उसने फिर रिक्वेस्ट की, पर इस बार सबने उसको आउटराइट डिनाई कर दिया। खेल इसी तरह से बढ़ते रहा और कंपटीशन चलती रही, और आधे घंटे बाद एक विनर इमर्ज हुआ। जो उम्र के हिसाब से दूसरा बड़ा लड़का था, वो गेम जीता था और वो बहुत खुश था। लेकिन जब आशीष और उसके वाइफ ने बाकी बच्चों के चेहरे देखे, तो इस बार वो सारे के सारे बहुत दुखी थे। रोज जब ये बच्चे खेल खेल कर उठते थे तो इनके चेहरे पर स्माइल रहती थी, एक सेटिस्फैक्शन रहता था कि आज हमने बहुत एंजॉय किया, आज हमको बहुत मजा आया। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आज उन सबके चेहरे से मिसिंग था। जबकि एक बच्चा बहुत खुश था कि वो गेम जीत चुका था, 3 बच्चे आज उदास थे। आशीष ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया और सब में फिर से पैसे बांटे और बोला कि इस बार फिर से एक बार खेलो, फिर से एक बार कॉम्पिटिटिवली खेलो, जीतने के लिए खेलो। और रूल्स इस बार भी सेम रहेंगे। जो भी जीतेगा उसको 1000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा और उसको एक नया खिलौना भी मिलेगा। और इस बार जब गेम शुरू हुआ तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। एवरीवन वाज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड नो वन वाज प्लेइंग द गेम कैजुअली। जो गेम पिछली बार आधे घंटे में खत्म हो गया था, वो इस बार पूरे 3 घंटे चला। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और कोई भी बैड इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। हर कोई अपना कैलकुलेशन सही तरह से कर रहा था और वही पैसे लगा रहा था जहां पर कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा उनको मुनाफा हो सके। और इस बार खेल जीती सबसे छोटी लड़की, जो पहले गेम में बैंकरप्ट हो गई थी। जो 2 बच्चे रिवॉर्ड जीते थे वो बहुत खुश थे, लेकिन जो 2 बच्चे जिनको रिवॉर्ड नहीं मिला था वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको दूसरा मौका मिलने के बाद भी वो जीत नहीं पाए थे। आशीष ने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और बच्चों को समझाया कि देखो बेटा, लाइफ में मौके मिलते रहेंगे, लेकिन आपको गेम सही तरह से खेलना पड़ेगा, आपको गेम समझ कर खेलना पड़ेगा। कल तक आपके हाथ में रियल पैसा नहीं था, लेकिन जब आपके हाथ में रियल पैसा आया और आपके रिवॉर्ड्स भी रियल हो गए, आप सबका खेलने का तरीका बदल गया। और यही चीज मैं आप सबको सिखाना चाहता था। कल तक जब गेम नकली था, गेम सिर्फ गेम था, आप सब उसको बहुत एंजॉय कर खेलते थे, आप सब उसको कॉपरेट करके खेलते थे। लेकिन गेम जैसी रियल कॉम्पिटिटिव होना सही बात है, लेकिन जिंदगी में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे खुशी है कि आपकी सबसे छोटी बहन पहले गेम में जब बैंकरप्ट हुई थी तो किसी ने उसकी मदद की, और जिंदगी में हमको ये करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको हमारे भाई बहनों को समझाने की जरूरत है कि जिंदगी में कंपटीशन में सही तरह से पार्टिसिपेट करना, सही तरह से खेलना भी जरूरी है। कंपटीशन और कोऑपरेशन के पहलू समझाने के लिए मैंने तुम लोगों के साथ ये खेल खेला था, और आज मुझे खुशी है कि तुम सबने वो सबक बहुत अच्छे तरह से सीख लिया। तो चलो हम सब मिलके आज मूवी जाएंगे, और मूवी से जब वापस आएंगे तब सबको एक एक नया खिलौना दिया जाएगा। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे घर में मेरे अंकल का एक सब्जी का दुकान हुआ करता था। मुझे जब भी समय मिलता था तब मैं उस दुकान में जाता था और बैठता था, अंकल की हेल्प करने की कोशिश करता था। मैं कभी तराजू पर बैठ जाता था, जहां पर कस्टमर लोग सब्जियां लाते थे, मैं उनको तोल कर दिया करता था। कभी मैं गल्ले पर बैठ जाता था, जहां पर कस्टमर लोग पैसा दिया करते थे और मैं उनको चेंज वापस दिया करता था। तो इस चीज से मुझे जिंदगी में बहुत हेल्प हुई। जो लोग मुझे सब्जी की दुकान में देखते थे उनको लगता था कि शायद चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, लेकिन अगर मेरे एंगल से देखा जाए तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मुझे मिल रहे थे। मैंने वहां पर हिसाब सीखा, मैंने वहां पर पैसे का इंपॉर्टेंस सीखा, मैंने लोगों को चेंज वापस करना सीखा, मैंने वजन के बारे में जाना, मैंने सब्जियों के बारे में जाना, और ये जो एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में आया, ये मुझे हर मोड़ पर काम है। आजकल की जो हमारी दुनिया चल रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण रियल पैसा हमारे हाथ में बहुत कम आता है, और हमारे बच्चों ने तो रियल पैसे को बहुत कम देखा। आज की हमारी इस प्लास्टिक मनी की दुनिया में हमारे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, क्रेडिट कार्ड से होते हैं, डेबिट कार्ड से होते हैं, यूपीआई से होते हैं, फोन पे से होते हैं, गूगल पे से होते हैं, और ऐसे बहुत कम ट्रांजैक्शन है जो हम कैश में करते हैं। और जब हमारे बच्चे हमको ये सब करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड होने से वो कुछ भी खरीद सकते हैं, गूगल पे होने से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। उनके लिए पैसे की डेफिनेशन क्रेडिट कार्ड बन गया है,
उनके लिए पैसे की डेफिनेशन हमारा स्मार्टफोन बन गया। जब बच्चे माँ बाप के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और जब हमारे स्मार्टफोन से हम उनका पेमेंट करते हैं, यूपीआई के थ्रू उसका पेमेंट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिल में शायद ये ख्याल भी आता होगा कि काश मेरे पास भी एक स्मार्टफोन होता ताकि मैं भी अपनी पसंद की चीज खरीद सकता हूं। बच्चों के लिए पैसा इज इक्वल टू स्मार्टफोन। आजकल की दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से बच्चों को लग रहा है कि पैसा एक वर्चुअल चीज है, एक रियल चीज नहीं है। लेकिन इस धारणा को हमको बदलना होगा, हमको सही तरह से उनको कंसेप्ट समझाने होंगे, वरना हमारी आने वाली जनरेशन एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही होगी। हमको जरूरत है बच्चों के हाथ में रियल कैश रखने की और उनको डे टू डे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व करने की। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनके भाई ने एक किस्सा शेयर किया था कि जब प्रणब मुखर्जी छोटे थे, माँ उनके हाथ में पैसे रखती थी, एक लिस्ट देती थी और बोलती थी बाजार में जाकर कुछ किराना खरीद कर ले आओ। प्रणब मुखर्जी बाजार में जाते थे, पूरा सामान खरीद भी लाते थे और थोड़े से पैसे बचा भी लेते थे, और वो जो पैसा बचता था उस पैसे से अपने भाई बहनों के लिए थोड़ी सी टॉफियां लाया करते थे। जब उनके भाई उनसे पूछते थे कि वो पैसा कैसे बचा लेते हैं, ये टॉफी वगैरह वो सब कैसे ला सकते हैं, तो प्रणब उनको कहते थे कि ये सब एक्सपीरियंस से मुझे आया। मैं जब बार बार मार्केट गया तब मुझे पता चला कि कुछ चीजें सस्ती होती है, कुछ चीजें महंगी होती है और कुछ चीजों का ऑल्टरनेट भी अवेलेबल होता है। तो मैं सही तरह से डिसीजन लेने लगा, मैंने सस्ते ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे जो इफेक्टिव भी हो और सस्ते भी हो, और वहां से मैं बचत करने लगा। और शायद यही बचत करने की आदत उनको भविष्य में जाके फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद बहुत काम आई, और शायद यही आदत ने उनको इतना नाम दिलाया कि वो इस देश के राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों, जैसे कि कहानी की शुरुआत में मैंने कहा था, हमारे यहाँ बहुत सारे रीजनल कल्चर्स हैं जहां पर यह माना जाता है कि बच्चों के सामने पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ डिफर करता है। मैं चाहूंगा कि बच्चों को बचपन से ही पैसे का इंपॉर्टेंस समझाया जाए, उनको उनका पैसा खुद मैनेज करने दिया जाए। बच्चों को हर महीने थोड़ा सा पॉकेट मनी देना चाहिए ताकि उनके खर्चे खुद कर सके, अपने डिसीजन खुद ले सके, और उनके खर्चों को हमको एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह से बच्चे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। बच्चों को एक पिगी बैंक भी देना चाहिए जिसमें जो पैसे बचा कर लाए उसको वो स्टोर कर सके, और एंड में जब वो पिगी बैंक से पैसा निकाला जाए तो वो पैसा उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनको रियलाइज हो जाए कि जो भी पैसा वो बचाएंगे वो उन्हीं के काम आएगा। और शायद तभी वो फाइनेंस का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, तभी वो पैसे का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जो कहता है कि यूरोप और अमेरिका एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है बैंकरप्सी। और जब ये आंकड़े देखे गए तब उनको पता चला कि 30 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। 30 से 35 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब आदमी जवान होता है, पैसा कमाने की उम्र में होता है, और इस उम्र में अगर कोई आदमी बैंकरप्सी क्लेम कर रहा है तो एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है। जब इस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया गया तो कुछ रीजन सामने आए जो और भी डिस्टर्बिंग थे, एंड द मेजर रीजन वाज दैट द पीपल डोंट हैव फील ऑफ मनी। क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, उनके बटुए में पैसा नहीं है, दे आर ओवर स्पेंडिंग विद द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, they are overspending with the use of all the financial elements which they are having, and at the very young age they are falling into a debt trap from which it is very difficult to come out। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली जनरेशन ऐसे प्रॉब्लम को फेस करे तो हमको आज से एक्शन लेने की जरूरत है। हमको बच्चों को आज से फाइनेंशियल प्रूडेंस सिखाने की जरूरत है, उनको फाइनेंशियली लिटरेट बनाने की जरूरत है। जितना इंपॉर्टेंस हम बच्चों की साइकोलॉजिकल ग्रोथ की तरफ दे रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंस हम उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ दे रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंस हमको उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ भी देने की जरूरत है। और शायद ये एक छोटा सा बदलाव उनकी जिंदगी में बहुत इंपैक्ट कर सकता है। एक सर्वे ये भी कहता है कि जो भी आज दुनिया में लीडिंग पोजीशंस पर है, जो भी लीडिंग सीईओज है, जो भी लीडिंग पॉलिटिशियंस है, इन सब के बचपन में फाइनेंशियल प्रूडेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी गरीबी का सामना किया है, उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी स्ट्रगल का सामना किया है, उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों का सामना किया जिन्होंने उनको पैसा देने से मना कर दिया था, जिन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी देने से मना कर दिया था। क्योंकि उन्होंने ये हार्ड लेसन अपने जिंदगी में सीखे, आज वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल है और अपने हाथ में आए हुए रिसोर्सेस को बहुत बढ़िया तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जिससे आज वो ग्रो कर रहे हैं और दुनिया को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हार्ड टाइम से गुजरे और तब जाकर ऐसा सबक सीखें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों के हाथ में थोड़ा सा रियल मनी दे, उनको फील करने दे कि पैसा होता कैसा है, उनको समझाए कि पैसा खर्च कैसे किया जाता है, उनको छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने दे, उनको उनकी खुद की बचत करने दे। उनको ये समझाने की जरूरत है कि फ्यूचर में जो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू खर्च करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी बैक्ड बाय रियल मनी विच हैज टू बी अर्न्ड, विच हैज टू बी सेव्ड, विच हैज टू बी ग्रोन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी स्टोरी ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन किया होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को स्पेसिफिकली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें,
ताकि हमारी आने वाली जनरेशन फाइनेंशियल लिटरेट हो, वो कंडीशन को फेस ना करे जो आज यूएस की यूथ फेस कर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमको कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस फीडबैक को हम इंप्लीमेंट कर सके और हमारी कहानियों को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।